Hello students, subject repairs and rehabilitation of concrete structure. In the previous lecture, we had completed all the definitions: diffusion, coefficient of permeability, porosity, right? Absorption, sorption. Now let's start the next topic, which is most important for GTU examination: corrosion of reinforcement in concrete. The damage to concrete due to corrosion of reinforcement is considered to be one of the most serious problem. अगर हमारा reinforcement ही corrode हो जाता है, राइट, reinforcement में ही जंग लग जाता है, तो क्या होगा कि डक्टिलिटी कंक्रीट की नहीं रहेगी, मतलब स्ट्रक्चर अब फेलर पे है. अगर बीम के reinforcement जो है स्टील बार है वो कोरोजन हो जाएगा उसका, तो बीम अब फेलर के पॉइंट पे होगा. तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. रेनफोर्समेंट का कोरोजन तो नहीं होना चाहिए, राइट. इट इज़ एन यूनिवर्सल प्रॉब्लम, राइट. एंड प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज़ इन लॉस्ट एवरी ईयर. रेनफोर्समेंट का कोरोजन होने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस्ट होता है एवरी ईयर, right? And due to corrosion problem in bridge, building and other RCC structures, India incurs heavy loss of about 1500 crore, 1500 crores annually, right? तो बिल्डिंग में हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया रेनफोर्समेंट, उसके कोरोजन की, अगर वो कोरोजन होता है तो उसकी वजह से हमें एनुअली पर ईयर 1500 करोड़ रुपीज़ का लॉस होता है, राइट. एंड दिस पेपर डील्स विथ वेरियस कजेस ऑफ कोरोजन. अब हम देखेंगे कि कोरोजन कैसे होता है और कोरोजन की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है, एंड व्हाट इज़ द रेमीडियल मेजर्स फॉर कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, राइट. तो कोरोजन प्रोसेस कैसे होती है वो हम देखेंगे. तो कोरोजन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, बिकॉज इसमें केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड फिजिकल सारी प्रोसेस होगी, राइट. इट इन्वॉल्व्स केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, राइट. और जब रेनफोर्समेंट जो है वो उसका कोरोजन हो चुका है, रस्ट हो चुका है, उसका जंग लग चुका है, तो क्या होगा, उसमें जो आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म होता है Fe++, वो 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होगा वॉल्यूम में. इससे क्या होगा कि अगेन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, राइट. बाय इंड्यूसिंग स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट्स टू स्पेल, राइट. कंक्रीट में अंदर क्या होता है, स्पेलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, डिलेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट. ये क्रैकिंग, स्पेलिंग एंड डिलेमिनेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ये एक्चुअली में क्रैकिंग क्या होती है, स्पेलिंग किसको बोलते हैं और डिलेमिनेशन ऑफ कंक्रीट किसको बोलते हैं, राइट. Another consequence of corrosion is reduction in cross-sectional area of steel at anode. क्या होता है कि जैसे ही कोरोजन होता है, मतलब स्टील जो है वो हमारा कोरोजन हो जाता है, तो ऑब्वियसली कि उसका एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारा ओरिजिनल स्टील बार है, तो कोरोजन की वजह से क्या होगा, ऊपर से वो कोरोजन हो चुका है तो उसका एरिया कम हो जाएगा, राइट. जिससे क्या होगा, अगर एरिया कम हुआ मतलब कि हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो स्टील की है वो कम हो जाएगी, राइट. इट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील एट एनोड विल बी रिड्यूस ड्यू टू कोरोजन, राइट. नाउ कोरोजन प्रोसेस वो कैसे होती है, कैथोड एनोड कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे, राइट. तो कोरोजन में क्या होगा कि रेनफोर्समेंट जो है स्टील एरिया है उसमें, अगर ये हमारा स्टील एरिया है, राइट, ये हमारा बार है, तो एक पोर्शन एनोड और दूसरा कैथोड पे कैथोड एक्ट करना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कंक्रीट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सेल का काम करेगा. कैसे करेगा वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट क्या होता है, for corrosion of unprotected steel, necessary precondition is the formation of electrochemical cell, which comprises two
electrodes, anode and cathode, right, separated by an electrolyte and connected in an electric circuit. अब स्टील का कोरोजन होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो कैथोड और एनोड दो जो है वो फॉर्म होने ज़रूरी है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करे. अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो एनोड कैथोड की भले ही हो पर कोरोजन नहीं होगा, राइट. अब एनोड और कैथोड कंक्रीट में, राइट, आरसीसी कंक्रीट में कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे. ऑन द सरफेस ऑफ reinforcement steel, areas which are subjected to higher oxygen concentration turn into cathode. अब reinforcement steel है हमारा, राइट, इसमें जितना एरिया पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड, राइट. और जो एरिया पुअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में होगा वो बन जाएगा एनोड, राइट. while the area of poor ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन टर्न इनटू एनोड. अब एनोड और कैथोड तो फॉर्म हो जाएंगे, राइट, कि जिस एरिया में रेनफोर्समेंट की जिस एरिया में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, हायर, दैट it will act as cathode, and the area of poor oxygen concentration in steel will act as anode, right. Now concrete always contains some moisture. concrete में moisture तो होना ही है, right. तो वो concrete जो है वो moisture होते हैं, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है जो इसको कनेक्ट करते हैं एनोड और कैथोड को, राइट. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू वेरिएशन इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर. अब जो हमारा वाटर है उसमें हमारा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर वेरिएट होता है, अलग अलग होता है, राइट. और जितना वाटर है एक साइड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे साइड कम है, राइट. तो इसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये पूरा फॉर्म होता है, मतलब एनोड और कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो कॉन्क्रीट है, राइट. नाउ एरियाज ऑफ हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एनोड होगा. जिस तरह से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन है वो कैथोड है, उसी तरह से जहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो एनोड रहेगा, और लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन विल एक्ट एज कैथोड, राइट. इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये एनोड और कैथोड जो है वो फॉर्म होता है, राइट. एंड ड्यू टू दिस एट एनोड मेटल ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनोड के पास क्या होता है, जो हमारा मेटल है, मतलब रेनफोर्समेंट स्टील है, हमारा बार है, स्टील बार है, वो ऑक्सीडाइज होगा, राइट. मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की वजह से, राइट. एंड फॉर्म आयन ऑक्साइड, Fe++ जो है वो बनाता है, राइट. तो क्या होगा, Fe++ ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एनोड के पास ऑक्सीडेशन होगा मेटल का, मतलब रेनफोर्समेंट स्टील का. तो क्या होगा, Fe++ आयन जो है वो बनेगा, फेरस आयन Fe++, वो एनोड के पास है, राइट. तो एनोड के पास से वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, राइट. मतलब हम कंक्रीट में चला जाएगा ऐसा एज्यूम करते हैं, वो हम कंक्रीट में ही हैं, पर स्टील के जो एनोड है वहाँ से Fe++ जनरेट होके वो सॉल्यूशन में जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी फ्री होता है Fe++ के साथ, Fe++ प्लस इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड के पास होगा, राइट. तो कैथोड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन एंड वाटर H2O के साथ रिएक्ट करके OH- आयन बना देता है, राइट. फिर जो ये OH- आयन जो बनता है कैथोड पे, वो सॉल्यूशन में जाके, ये जो सॉल्यूशन में हमारा Fe++ है ना, उसके साथ रिएक्शन करता है Fe++ एंड OH-. तो उससे क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट. Fe++ जो है, मतलब हमारा स्टील जो है वो एनोड के पास क्या करेगा, Fe++ जो है वो सॉल्यूशन में जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन, राइट. 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कैथोड में जाएगा, राइट. Fe++ हमारा सॉल्यूशन में जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड के पास जाता है. कैथोड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो O2 और H2O पानी एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट इन OH-, राइट, हाइड्रोक्सी आयन OH- फॉर्म करता है, राइट.
इससे क्या होता है, Fe++ जो हमारा सॉल्यूशन में गया है उसके OH- के साथ रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, और फिर फेरस हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अगेन वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, राइट। सो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है और हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने की वजह से कोरोजन होता है, राइट, फाइनली इनटू रस्ट, राइट। डिफरेंस इन एनवायरनमेंट ऑफ concrete may also set up anodic and cathodic areas. With difference in electrochemical potential. अब एनवायरनमेंट में क्या होता है कि कंक्रीट जो है वो भी एनोड और कैथोड को मतलब क्रिएट कर सकता है। हमने सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एनोड और कैथोड फॉर्म किया है, राइट। तो एनोड और कैथोड जो है वो एनवायरनमेंट के डिफरेंस की वजह से भी फॉर्म हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, वेयर अ पार्ट ऑफ कंक्रीट इज परमानेंटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर एंड अ पार्ट इज एक्सपोज टू पीरियोडिक वेटिंग एंड ड्राइंग। मतलब कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब हम डैम के कोई कंसिडर करते हैं कि डैम का कोई पार्ट है अबंडेंट या पियर है, राइट। तो नीचे वाटर कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेगा, राइट। तो ऊपर का जो कंक्रीट है, राइट, अगर ये पियर है तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो तो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली पानी में सबमर्ज हो, राइट, सी वाटर में। तो कभी वो वेट होता है तो कभी ड्राई होता है, क्यों, वेव्स की वजह से, राइट। तो इससे यहाँ का एनवायरनमेंट और नीचे का एनवायरनमेंट पानी की वजह से डिफरेंट होता है। तो इससे क्या होता है, कोई एक एनोड हो जाता है और तो दूसरा कैथोड हो जाता है, राइट। इसकी वजह से भी कोरोजन हो सकता है, मतलब एनवायरनमेंट डिफरेंस की वजह से भी कोरोजन हो सकता है, राइट। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी कोरोजन होता है क्योंकि एनोड और कैथोड फॉर्म हो जाता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारा कंक्रीट जो है वो मॉइस्चर कंटेन करता है जिसकी वजह से वो इट विल एक्ट एज, कंक्रीट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, राइट। और इस तरह से हमारा पूरा जो है रेनफोर्समेंट उसका कोरोजन होता है, राइट। नाउ causes of corrosion and remedial measure. Next topic, causes of corrosion and remedial measures. We had completed the process of corrosion. Now next topic, causes of corrosion and remedial measure, which is also very important for exam point of view, right. Now here is the various causes of corrosion and remedial measures. First, presence of crack in concrete. Now crack present है concrete में, राइट। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल इंक्रीज द गैस, केमिकल्स एंड वाटर इनटू कंक्रीट, राइट। सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रैकिंग ऑलवेज अकर इन टेंशन जोन ऑफ आरसीसी के टेंशन जोन, मतलब टेंशन जोन जहाँ पे भी होगा। अगर हम बीम की बात करें तो हमारा टेंशन, अगर ऐसे लोडिंग है तो नीचे हमारा टेंशन जोन होगा, ये पोर्शन। तो इसमें क्रैकिंग हमेशा थोड़ी बहुत रहेगी, राइट, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस इन द रेनफोर्सिंग स्टील। इस बीम में जो स्टील प्रोवाइड किया गया है, राइट, उस पर डिपेंड करेगा कि क्रैकिंग जो है यहाँ पे कितनी आती है, राइट। थ्रू दिस क्रैक ऑक्सीजन और सी वाटर इंग्रेस इनटू concrete and set up good environment for corrosion of reinforcement, राइट। फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे टेंसल, नीचे टेंशन जोन है, राइट, ये टेंशन जोन है पूरा, यहाँ पे स्टील हमने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे ही क्रैक होती है। तो इससे यहाँ पे वाटर जो है या फिर कोई भी केमिकल या गैस जो है वो एंटर हो जाता है कंक्रीट में, जिससे वो रेनफोर्समेंट जो है हमारे बार से ये सारे, राइट, उसका कोरोजन कर सकते हैं। Now, maximum permissible width of elastic crack in RCC member would depend upon environmental and other factors. मतलब क्रैक जो है वो कितनी होनी चाहिए, विथ इसकी मैक्सिमम विथ इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्रैक नहीं आनी चाहिए, बिकॉज उससे अगर ज़्यादा क्रैक आएगी तो वो सीरियस डैमेज हो सकता है रेनफोर्समेंट स्टील का। तो ऐसे मैक्सिमम परमिसिबल विथ होती हैं जो कोड की वाइज फिक्स की जाती है कि इतनी विथ ऑफ क्रैक जो है वो ठीक है,
राइट, क्योंकि क्रैक तो होनी ही है टेंशन जोन में थोड़ी बहुत, राइट, पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ लिमिट्स होते हैं, राइट, जो हमें अभी याद नहीं रखने हैं। सिर्फ इतना ही लिखना है कि मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ ऑफ क्रैक, इलास्टिक क्रैक इन आरसीसी मेंबर वुड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स। फॉर नॉर्मल एनवायरमेंट कंडीशन अ मैक्सिमम क्रैक विड्थ of 0.3 mm for protected internal members and 0.2 mm for unprotected external members may be recommended. एक्चुअली क्रैक विथ मैक्सिमम परमिसिबल विथ जो है वो हमारा स्ट्रक्चर के वाइज चेंज भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन दी गई है कि 0.3 mm जो है वो उससे ज़्यादा क्रैक नहीं होनी चाहिए, इंटरनल मेंबर्स जो है सारे, वो इंटरनल कॉलम हो बीम हो उसमें, और 0.2 mm जो है वो एक्सटर्नल मेंबर के लिए है, राइट, बाहर के जो मेंबर हैं, मतलब कॉलम और बीम ही, लेकिन एक्सटर्नल मेंबर, राइट, जो बाहर की तरफ है, उसमें 0.2 mm तक ही होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरमेंट, राइट। सो दैट्स वाई उसमें 0.2 mm क्रैक ही होनी चाहिए, मतलब इंटरनल मेंबर से एक्सटर्नल मेंबर में क्रैक विड्थ जो है वो कम होनी चाहिए, राइट, 0.2 mm।